गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब रिवीजन करेंगे तो दो चीज़ें खोली भी होनी चाहिए तुम्हारे सामने। एक, 4 चैप्टर तुम्हारे पास बुक में है, सब मेरा पढ़ाया हुआ सब मार्क किया सब है। और दूसरा, कॉपी नोट्स। अगर तुम कॉपी नोट्स आज नहीं भी लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम्हारे पास है ही घर में, तुम यहाँ से देख लो, ठीक है? क्लियर है? लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अभी मैं चार्ज रिवाइज करा रहा हूँ। क्लासरूम रिवीजन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्पस हम लोगों का समझाने पर टाइम वेस्ट करना नहीं है, पर्पस है पूरा सर याद हो रहा है कि नहीं। जो एक भ्रांति होती है स्टूडेंट की, एक मिथ होता है कि हम लोग एग्जाम के पहले पूरा का पूरा बुक रिवाइज करके नहीं जा सकते, उसी भ्रांति को दूर करना है कि हम लोग पूरी बुक रिवाइज करके जा सकते हैं। 4 किताबें होती हैं, 2 क्वेश्चन बैंक, वो तो करने नहीं। मैं एग्जाम के बीच की बात कर रहा हूँ, मतलब 1.5 days। ऑब्वियसली एग्जाम के पहले वाला जो 1 महीना 2 महीना होता है उसमें तो तुमको चारों बुक और क्वेश्चन बैंक इंक्लूड करके, मतलब वो चारों वो पूरा रिवाइज करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में जब वो 1 दिन का गैप है, 1.5 दिन का, तब उसमें क्वेश्चन बैंक दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने पिछले महीने ही उसको रिवाइज किया तुम्हारे दिमाग में था जाए, तब तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर बुक्स, मतलब 2 बुक उठाना और पूरा 100% पढ़ना है, जो तुम बिल्कुल पढ़ के आ सकते हो। लेट्स स्टार्ट। चार्ज में सबसे पहले सेक्शन का रेंज क्या होता है? 77 से लेकर 87। सारे सेक्शन याद नहीं रखने, मेन सेक्शन याद करने हैं, ठीक है? नाउ जैसे ही चार्ज तुम खोलते हो ना, चार्ज में फॉर्म्स बहुत सारे भर के हैं। चार्ज के फॉर्म नंबर किससे चालू होंगे? CHG। फॉर्म नंबर्स वहाँ लिखा हुआ है। क्या सर हमें फॉर्म नंबर्स याद करने हैं फॉर एग्जाम? नहीं, खाली शुरू का 2-3 याद रखोगे, ठीक है? 1 2 9 बस, ये अगर कर लोगे तो आई एम हैप्पी। और बाकी फॉर्म नंबर नहीं भी याद रहे तो मुझे उतनी चिंता नहीं है। चार्ज का सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, जैसे तुमने खोला डेफिनेशन, ऊपर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रीड कॉपी, मतलब वी शुड गो टू कॉपी। कॉपी में जाके देखा हमने क्या है। देखो, एक कंपनी है, कंपनी को क्या बोलेंगे? बोरोवर। कंपनी का ये प्रॉपर्टी है, ऑफिस बिल्डिंग, जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो कौन है? कंपनी। तो कंपनी हैज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कंपनी को चाहिए बैंक से लोन, तो कंपनी ने प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख दिया। बैंक को अपने क्या बोलते हैं? लेंडर या फिर चार्ज होल्डर। चार्ज जिसके फेवर में उसको चार्ज होल्डर या लेंडर बोलते हैं, ठीक है? सपोज HDFC बैंक। तो कंपनी का इस प्रॉपर्टी में जो दिलचस्पी है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। और चार्ज होल्डर का इस प्रॉपर्टी में जो दिलचस्पी है वो क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि HDFC बैंक का इस प्रॉपर्टी पे बस इतना ही अधिकार है कि अगर कंपनी ने लोन का पैसा नहीं चुकाया तो HDFC बैंक इस प्रॉपर्टी को जब्त करके बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। सो इट इज लाइक अ सिक्योरिटी फॉर द लोन, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है? अगर कंपनी ने सच में डिफॉल्ट कर दिया ना, तो चार्ज होल्डर के पास, लेंडर के पास ये हक है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच दे। इसे हम लीगली बोलते हैं ESI। क्या बोलते हैं? ESI। पढ़ो फुल फॉर्म, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक के पास गिरवी था वो उसको एनफोर्स कर रहा है, यानी उसको बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर कर रहा है। क्लियर है ये? ठीक है। हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं कि देखो बिल्डिंग के ऊपर क्या आ गया है? क्लाउड जैसा चार्ज। बिल्डिंग के ऊपर क्या आ गया है? चार्ज। ये भाषा होती है बोलने की, ठीक है? आप भी ओके विद दिस? आओ चार्ज का डेफिनेशन पढ़ते हैं। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लियन ऑन द पाउ। अच्छा, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कौन सा इंटरेस्ट? सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लियन ऑन द पाउ। पाउ का फुल फॉर्म प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग। 3 नंबर, एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। वेरी गुड। अब हमने देखा कि सर देखिए चार्ज ना 2 प्रकार के होते हैं, इस पर कोई सेक्शन तो नहीं है पर ये फेमस एग्जाम में आता है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है? कॉपी। तो वी विल गो टू कॉपी। आ गए हम फिक्स चार्ज में। ये देखिए ये तमाम असेट्स है, बिल्डिंग, कार, ज्वेलरी, इन पे कौन सा मैंने चार्ज बनाया? फिक्स चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? नीचे पढ़ो। नंबर 1, द चार्ज मीन्स फिक्स्ड, एंड नंबर 2, द कंपनी कैन नॉट सेल दैट एसेट। जनरली यही होता है फिक्स चार्ज। जनरली आम आदमी जो सोचता है ना मॉर्गेज वगैरह, वो यही होता है फिक्स चार्ज। लेकिन सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ये देखो, कंपनी ने अपना स्टॉक गिरवी रखा था, ठीक है? तो स्टॉक के ऊपर पूरा चार्ज है। ये देखो स्टॉक के ऊपर एक ऐसे क्लाउड जैसा बना हुआ है ना, टेढ़ा टेढ़ा, मतलब मैं कैसे बना के दिखाऊं? ये दिख रहा है, ये वाला कर्ली कर्ली कर्ली, ये चार्ज है। तो जो भी कंपनी नया स्टॉक मैन्युफैक्चर करेगी उस पर चार्ज आ जाएगा, और जो भी स्टॉक बिकेगा उससे चार्ज हट जाएगा। तो जैसे आपने स्टॉक में से एक पीस स्टॉक निकाल के बेचा, तो उसके माथे पे ऊपर जो चार्ज था वो उड़ के, बह के, फ्लोट करके किस पे आ गया? नए वाले स्टॉक पे आ गया। तो द चार्ज कीप्स ऑन फ्लोटिंग फ्रॉम एसेट टू एसेट। द चार्ज कीप्स ऑन फ्लोटिंग फ्रॉम एसेट टू एसेट, हेंस इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज।
फ्लोटिंग चार्ज जिस असेट पे होता है उस असेट को आप बेच सकते हो, आप उसमें डील कर सकते हो। एग्जाम्पल इसका स्टॉक एंड डेटर्स, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स। जब हम लोग इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि करंट असेट, स्टॉक और डेटर तो करंट असेट है, तो करंट असेट पे जो चार्ज होता है वो फ्लोटिंग, और फिक्स्ड असेट्स जो होते हैं उस पर जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड। ये ऐसा हमारे दिमाग में आता है, पर ज़रूरी नहीं है। ये समझाने के लिए हम चाहें तो बिल्डिंग के ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। बिल्डिंग के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज कैसे क्रिएट होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग और मैंने बैंक के पास गिरवी रखा और मैंने बैंक को बोला भैया फिक्स नहीं फ्लोटिंग चार्ज, इसका मतलब है हम बिल्डिंग बेच पाएंगे। तो मान लो मैंने बिल्डिंग बेची, 5 करोड़ रुपये आया, 5 करोड़ रुपये बैंक में रखा है, तो चार्ज बिल्डिंग पे से उड़ के मेरे बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, फ्लोट करके आ गया। अब उस 5 करोड़ रुपए से मान लो मैंने एक फैक्ट्री खरीदी, तो चार्ज बैंक अकाउंट से उठ के उस फैक्ट्री पे आ जाएगा। तो हम फिक्स असेट के ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब एग्जाम्पल की वजह से एक डिडक्शन जो निकलता है वो गलत है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब द चार्ज विल कीप ऑन फ्लोटिंग फ्रॉम वन असेट टू अनदर। फिक्स चार्ज मतलब जो चार्ज विल बी कांस्टेंट, वो फ्लोट नहीं करेगा, मतलब आप इस असेट को बेच बाच नहीं सकते, ठीक है। ये ऑरेंज डब्बे का हेडिंग क्या है, पढ़ो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइज, ये पूछते हैं लोग एग्जाम में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइज करने का मतलब होता है जम गया, फ्रीज हो गया। फ्लोटिंग चार्ज जिस असेट के ऊपर भी होता है उस असेट को आप नॉर्मली बेचते रहते हो, लेकिन अगर आपने बैंक का लोन नहीं दिया तो बैंक वाला तो आके गोडाउन सील कर देगा, तो स्टॉक बेच नहीं पाओगे, तो वो फ्लोटिंग से क्या बन जाएगा, फिक्स चार्ज। तो फिक्स फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होता है, मतलब अब वो फिक्स बन गया। बेसिकली आपने बैंक को पैसा देना बंद कर दिया। अब उसी के 4 केसेस हैं, या तो हमने इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट किया है, या हमने धंधा कैरी ऑन करना बंद कर दिया है, या हम वाइंडिंग अप में चले गए तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, या बैंक ने हमारे लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया है। तो दीज आर द 4 सिचुएशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। आर यू ओके विद दिस? ये हरा डब्बा तो रेफरेंस के लिए हटा दो। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 77। यहीं से तो चार्ज का चैप्टर चालू होता है। चार्ज चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग सेक्शन में पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट का इन्होंने अलग से एक सेक्शन बना दिया है, सेक्शन नंबर 86, ठीक है। उसमें पनिशमेंट दी है, बाकी अलग अलग सेक्शन में कोई पनिशमेंट नहीं है। 77 के जस्ट पहले ही मैंने यहां क्या लिखा है, कॉपी। कंपनी ने, डायग्राम दिख रहा बड़ों पर ध्यान देखो, कंपनी ने अपने बिल्डिंग को गिरवी रखा है, बिल्डिंग ज्यादा वैल्यू का था तो बिल्डिंग के अगेंस्ट 2-2 लोन ले लिया और 2-2 बार चार्ज क्रिएट कर दिया। फर्स्ट चार्ज एसबीआई के फेवर में और सेकंड चार्ज पंजाब बैंक के फेवर में। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज का मतलब है कल को अगर कंपनी बंद होती है और इस बिल्डिंग को बेचा जाता है तो जो भी धन प्राप्त होगा उससे पहले पैसा किसको चुकाएंगे, एसबीआई, फिर जो बचा हुआ किसको चुकाएंगे, पीएनबी। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। अच्छा, व्हेनेवर अ चार्ज इज क्रिएटेड यू मस्ट इन्फॉर्म आरओसी, ठीक है। आ जाओ, ये देखो अपना फाइलिंग प्रोसेस, प्लीज धीरे धीरे इसको देखो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं, कंपनी। इट इज माई ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज विद आरओसी। तो जैसे मैं लोन एग्रीमेंट साइन करता हूं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन करता हूं, ठीक है, उनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। लोन एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, क्या है ये सब, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। तो मैं आरओसी के पास फॉर्म जमा करूंगा 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, फाइल विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्या फाइल करोगे सर, 2 चीजें, नंबर 1 CHG 1 और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। अगर डिबेंचर है तो 1 होगा कि 9। अच्छा, अब आरओसी वाला क्या करेगा सर, आरओसी वाला एमसीए के वेबसाइट में डिटेल्स पब्लिश कर देगा अबाउट द चार्ज। आरओसी एमसीए के साइट पे एक रजिस्टर मेंटेन करता है, ऑब्वियसली इट्स एन ऑनलाइन रजिस्टर। वेबसाइट पे कोई रजिस्टर होगा तो वो क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्टर, ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, ओपन फॉर हम किसी भी कंपनी का जाके चार्ज चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इट्स ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। और संग संग आरओसी सर्टिफिकेट देगा। आरओसी क्या करेगा, सर्टिफिकेट देगा, दोनों को, कंपनी को भी और बोरोवर लेंडर को भी। क्या सर्टिफिकेट का नंबर क्या, CHG 2, क्या आपका चार्ज रजिस्टर हो गया है। ग्रेट, दैट इज सेक्शन नंबर 77। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अच्छा, मैं अभी ट्रिपल कॉन्डोनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। ट्रिपल कॉन्डोनेशन मतलब 3 बार माफी मिलेगा डिले करने का। इधर ये डायग्राम को गौर से देखना, तुम लोग सबको याद करना है, अपने को ये समझाना नहीं है ना, याद करना है। तो जैसे ही चार्ज क्रिएट हुआ 30 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए था, CHG 1 फाइल कर देना चाहिए था विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। आपको नॉर्मल फाइलिंग फीस देनी पड़ती, लेकिन आपने 30 दिन में नहीं किया तो 60 दिन का वक्त है। 60 इंक्लूडिंग द 30, 60
हाँ, इट्स नॉट एक्स्ट्रा 60, ओके, वो पैरेलल चालू हो गया, तो आपके पास 60 दिन का समय मतलब एक्स्ट्रा 30 दिन का समय है। अगर आप 30 दिन, आपके पहले वाले 30 दिन पार हो गए तो कोई बात नहीं, 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन आप जमा कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट कॉन्डोनेशन। माफी किससे मांगोगे? नीचे आरओसी से मांगोगे। फॉर्म वॉर्म वही रहेगा, कोई अलग से फॉर्म नहीं है। माफी किससे मांगोगे? आरओसी से, और वो माफ करेगा पर एडिशनल फीस लेगा। नीचे लिखा हुआ देखो, फीस प्लस एडिशनल फीस। सेकंड, अगर आपके 60 दिन फ्रॉम क्रिएशन बीत गए तो आपके पास एक्स्ट्रा 60 दिन और है, दैट इज सेकंड कॉन्डोनेशन। कौन माफ करेगा? आरओसी। कोई अलग से फॉर्म वॉर्म नहीं है, परंतु पैसा ज्यादा लगेगा। फीस प्लस एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम का मतलब बेस्ड ऑन वैल्यू, ज्यादा फीस लगेगा, ठीक है। वो 60 भी बीत गया, मतलब 60 120 दिन बीत गया, तो अब की बार कॉन्डोनेशन कौन करेगा? आरडी, फुल फॉर्म रीजनल डायरेक्टर। उसके आरडी से माफी मांगने का एक फॉर्म नंबर होता है, CHG 8, CHG 8। अब वो कितना फीस मांगेगा वो पता नहीं, वो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, पर वो भी कुछ बोलेगा ही पैसा। आरओसी से कॉन्डोनेशन कितनी बार होता है? 2 बार। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कॉन्डोनेशन। सेक्शन नंबर बोलो, देख के बोलो, 77 77। आरडी से कॉन्डोनेशन का सेक्शन नंबर क्या? लास्ट में देखो, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन 87। वेरी गुड। ट्रिपल कॉन्डोनेशन क्लियर है? इधर देखो, नाम क्या? ड्यूटी टू रजिस्टर 4। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी। कोई भी कंपनी जब अपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे, अगर वो अपने पाऊ का फुल फॉर्म प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग पे चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो उसको आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। क्या? CHG 1 एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। CHG 1 पे दोनों का साइन होगा, बोरोवर एंड लेंडर, दोनों का साइन होगा। अमेंडमेंट, अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है तो CHG 1 पे साइन कौन करेगा? लिक्विडेटर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला अमेंडमेंट। डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो। अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, ठीक है, तो बैंक अपनी संपत्ति आरबीआई के पास गिरवी कर रहा है, तो वहां पे चार्ज सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन है। ग्रेट। फिर ये लाल डब्बा क्या है? डबल कॉन्डोनेशन बाय आरओसी, है ना। फर्स्ट कॉन्डोनेशन में एक्स्ट्रा 30 दिन मिलता है, सेकंड कॉन्डोनेशन में एक्स्ट्रा 60 दिन मिलता है। एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, वही जो पड़ गया डायग्राम, वही कॉपी, ठीक है। ये ऑब्सोलीट है, पुराना 2 नवंबर 2018 के पहले गया। पलटू क्या? जब आप आरओसी से कॉन्डोनेशन लेते हो तो वहां पे क्या कॉन्डोनेशन का अलग से कोई फॉर्म है क्या? नहीं। बस कंपनी का जो डायरेक्टर है या CS है वो सर्टिफाई करेगा कि हमसे ये जो डिले हुआ है इसकी वजह से किसी भी क्रेडिटर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ब्राउन डब्बा। Such belated filing shall not adversely affect the rights of any intervening creditors। कि हमारे ये बिलेटेड फाइलिंग से किसी क्रेडिटर को नुकसान नहीं पहुंचा है। बिलेटेड फाइलिंग एक्चुअली बहुत कॉमन वर्ड है, इनकम टैक्स में हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, बोलते कि नहीं बोलते? बिलेटेड रिटर्न मतलब लेट जमा किए, ड्यू डेट के बाद जमा किए। नीचे इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज यानी लोन एग्रीमेंट, मॉर्गेज डीड, जो भी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, वो जो आप जमा करते हो इट शुड बी अटेस्टेड। अटेस्टेड बाय whom? देयर आर 2 केसेस। In case of property situated outside India, in case of property situated in India, दोनों में आप देखोगे 3 पॉइंट कॉमन है। वो 3 पॉइंट जो कॉमन है वो कौन सा है? पढ़ो। डायरेक्टर या फिर CS या फिर लेंडर, ये ऊपर भी है, ये लाल रंग में देखो सर्कल में, डायरेक्टर या फिर CS या फिर लेंडर। सर एक्स्ट्रा 2 पॉइंट और है। नंबर 1 सील, कंपनी का सील अगर है तो, एंड नंबर 4 अंडर द हैंड ऑफ सम अदर पर्सन हु इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन चार्ज। जैसे फॉरेन में जो प्रॉपर्टी होती है ना, उन वहाँ के देशों में नियम हो सकता है ना कि कोई भी इंडियन कंपनी अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे लेगी तो उसको किसी फॉरेनर को साथ में रख के लेना पड़ेगा, जॉइंट ओनरशिप, तो फिर उसका भी साइन लग सकता है, वो भी चलेगा अटेस्टेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हमने चार्ज 1 रजिस्टर कर दिया आरओसी के पास, तो आरओसी पलट के हम लोग को तथास्तु देगा ना सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर। चार्ज नहीं रजिस्टर करोगे तो क्या होगा? सर 4 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज, हेडिंग याद करो, चार्ज शैल बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, मतलब लिक्विडेटर की नजरों में अब वो लेंडर एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। नंबर 2, सेम प्रॉपर्टी पे अगर 2 चार्ज क्रिएट हुआ है, पहले वाले का चार्ज बाद में रजिस्टर हुआ, दूसरे वाले का पहले हो गया, तो दूसरे वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगा और पहले वाले को बेचारे को लास्ट में फिर पेमेंट मिलेगा। अब वो जो कॉपी में क्वेश्चन था SBI का फर्स्ट चार्ज, पंजाब बैंक का सेकंड, कल को पंजाब बैंक का पहले रजिस्टर कर दिया और SBI का बाद में, तो फिर पंजाब बैंक का फर्स्ट अधिकार आ जाएगा और
SBI का सेकंड, तो सेकंड कंसिक्वेंस क्या, लॉस ऑफ प्रायोरिटी। तीसरा, कंपनी को लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड चौथा, सजा मिलेगी कंपनी के ऑफिसर्स को अंडर सेक्शन 86, ठीक है। भारत सरकार नोटिफिकेशन निकाल के कुछ कुछ केसेस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेज को सरकार एग्जेम्प्ट कर सकती है कि प्लेज में चार्ज रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, बिकॉज कंपनी अगर मान लो इन्वेस्टमेंट्स बैंक के पास ही गिरवी रख दिया है तो किसी और के पास तो गिरवी रख भी नहीं पाएगा, तो चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर समरी है ऑफ ट्रिपल कॉन्डोनेशन, जिसका डायग्राम अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर कॉन्डोनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉन्डोनेशन मतलब हम रिक्वेस्ट करें सरकार को कि सॉरी जी लेट हो गया, माफ़ कर दो, नहीं करेंगे माफ़, वो लोग नहीं करेंगे माफ़, तो क्या होगा? फॉर्म तो जमा होगा पर फिर एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस के बजाय हमको क्या देना पड़ जाएगा? पेनल्टी अंडर सेक्शन 86। ग्रेट। ये तो ब्लू डिब्बा तो एग्जाम्पल है ना, हटा दूं ऊपर। 78 किसको हक देता है, बोरोवर को कि लेंडर को? लेंडर को। ये हक लेंडर के पास कब आता है? जब बोरोवर 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर ना करे, तब लेंडर के पास हक आ गया कि वो चार्ज के फॉर्म जमा करके चार्ज को रजिस्टर कर सके। तो मान लो 30 दिन बीत गए और बोरोवर ने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो जो लेंडर बैंक है वो फिर CHG1 इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज ROC को देकर रजिस्टर करवा सकता है। ROC लेकिन चार्ज रजिस्टर करने के पहले बोरोवर कंपनी को शो कॉज नोटिस देगा 14 दिन का, और बोलेगा आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं है, तब फिर वो चार्ज रजिस्टर कर देगा। अच्छा, बैंक वाले ने जो चार्ज रजिस्टर किया, बैंक वाले का खर्चा लगा कि नहीं? फाइलिंग फीस, एडिशनल फीस वगैरह, तो वो सारा फीस का पैसा किससे रिकवर करेगा? बोरोवर से रिकवर करेगा, रीइंबर्समेंट, ठीक है। ऊपर करूं तो क्लियर है? ऊपर करूं। 79 क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें थोड़ा सा रुको। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज हो गए। इधर देखो नीचे, नंबर A और B, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है ब्रॉड, फिर अगले पेज में ग्रीन बॉक्स में 4 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले एक बार समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। एक बार मेरे को देखो, छोड़ दो उसको। मैं एक्स लिमिटेड हूँ, मैंने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख के लोन लिया था, मैंने चार्ज रजिस्टर कर दिया। अब मेरे और बोरोवर के बीच में लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ROC में जमा हुए हैं ना, लोन एग्रीमेंट। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, रिपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया, बोरोवर ही चेंज हो गया, मतलब मान लो मेरा टेक ओवर Z लिमिटेड ने कर लिया तो बोरोवर चेंज हो गया, ये भी तो हो सकता है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन। इसके अलावा एक और चीज होती है, रिलीज, पार्शियल रिलीज। मैंने एग्जांपल दिया था, 10 तल्ले की बिल्डिंग मैंने गिरवी की है लोन के लिए, लोन मैंने आधा चुका दिया, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आधी प्रॉपर्टी तो रिलीज करो, तो पार्शियल रिलीज। तो इन सब केसेस को जब लोन के टर्म्स चेंज हो रहे हैं या असेट का पार्शियल रिलीज हो रहा है, तब इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सब कोई ब्राउन कलर पढ़ो। मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशन। फिर नीचे पढ़ो, नंबर 1, कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, तो उसमें बोरोवर का नाम तो चेंज होगा ना मेरा। सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए, या फिर एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ चार्ज चेंज हो गया, मतलब पार्शियल रिलीज हो गया। यही 4 एग्जांपल यहां दिए हैं, देख लो। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी ROC को बताएंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का फॉर्म भी वही है, CHG1, लेकिन एक फ़र्क है, ROC हम लोगों को जो सर्टिफिकेट देगा वो CHG2 नहीं होगा, वो CHG3 होगा। तो सर्टिफिकेट का फॉर्म अलग है, बाकी जमा करने का फॉर्म वही है। मॉडिफिकेशन के लिए भी ट्रिपल कॉन्डोनेशन अप्लाई होता है कि 30 दिन में बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट 30 दिन, नहीं तो नेक्स्ट 60 दिन, नहीं तो X, सेम ट्रिपल कॉन्डोनेशन। ये यहाँ पढ़ो, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इधर CHG1, इधर देखो हाथ का लिखा हुआ क्या है? सेम टाइम लिमिट एंड, हाथ का लिखा हुआ पढ़ो, सेम टाइम लिमिट एंड ट्रिपल कॉन्डोनेशन। तो सेक्शन 77 में जो टाइम लिमिट और कॉन्डोनेशन है वो 79 में भी अप्लाई होगा, मॉडिफिकेशन में भी अप्लाई होगा। क्लियर है? तो खाली फर्क क्या आएगा, हम तो CHG1 देंगे, वो हमको सर्टिफिकेट किसमें देगा?
यहाँ तक ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है मेरे सामने, 80 का नाम पढ़ो, क्या है, नोटिस ऑफ चार्ज। जैसे ही चार्ज आरओसी में रजिस्टर हुआ, एमसी के वेबसाइट पे पब्लिश हुआ, इट इज़ डीम्ड कि सारी दुनिया को सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल गई है कि चार्ज रजिस्टर हो गया। इट इज़ अ डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज टू एवरीबडी। अब भविष्य में कोई भी कंपनी का जो नया लेंडर होगा वो ये नहीं बोलता कि जी मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी पहले से गिरवी है, अरे जी आपको चेक करना चाहिए था। क्योंकि कंपनी जब भी प्रॉपर्टी गिरवी करती है तो चार्ज रजिस्टर करती है और एमसी की वेबसाइट में दिखता है, तो आपको ये एक्सक्यूज अलाउड नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज इज इक्वल, नोटिस मतलब सूचना। तो व्हाट इज द डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर हुआ, इट इज डीम्ड कि सारी दुनिया को पता चल गया है। उसका एग्जाम्पल भी इन्होंने डाला विष्णु मार्केटिंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट 81, आरओसी भी चार्ज का एक रजिस्टर मेंटेन करता है। ये पेपर वाला रजिस्टर होता है कि ऑनलाइन रजिस्टर होता है, ऑन विच वेबसाइट, हेडिंग पढ़ो, हाथ का लिखा पढ़ो, क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्टर ऑफ चार्ज, ठीक है। आरओसी मेंटेन करता है एंड इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। थोड़ा पैसा लगता है, 100 रुपये, ज़्यादा नहीं। एमसी की साइड में जाओगे, ऑनलाइन 100 रुपये पेमेंट करोगे, उस कंपनी का पूरा रजिस्टर ऑफ चार्ज ओपन हो जाएगा, देख लो, ठीक है। ओके, 3 चीज़ें होती हैं, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सैटिस्फैक्शन। बोर्ड पे देखो, सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, चार्ज खत्म, चार्ज हमने लोन फुल्ली या पार्शली चुका दिया है, जितना भी चुका दिया है फुल या पार्शल, उससे मतलब नहीं है, चार्ज खत्म हो गया, चार्ज फुल्ली रिलीज। इसके 2 सेक्शन है, पढ़ो, हाथ का लिखा हुआ। 82 में कंपनी ने बैंक का लोन सेटल कर लिया, चार्ज मुक्त हो गया, तो कंपनी खुद आरओसी के पास जाके फॉर्म जमा कर रही है, CHG 4 कीजिए, हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। 83 में कंपनी जमा नहीं करी, कोई और जमा कर रहा है। जैसे कंपनी से वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है, तो वो व्यक्ति आरओसी को बता रहा है कि देखो जी मैंने प्रॉपर्टी कंपनी से खरीद लिया और मैंने बैंक का लोन भी सेट कर दिया, रिकॉर्ड कर लो, आप चार्ज रिलीज कर दो। तो उधर में क्या लिखा है, समवन एल्स, ब्रैकेट में क्या लिखा, लाल रंग, ठीक है, फाइल CHG 4। तो 2 अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, पढ़ो, फुल रिलीज ऑफ असेट, फुल सेटलमेंट ऑफ लोन बाय फुल और पार्शियल पेमेंट। अच्छा, सेटिस्फैक्शन में फॉर्म्स के जो टाइम लिमिट है ना, कॉन्डोनेशन थोड़े अलग हैं, उसके लिए देखो मास्टर समरी चार्ट, ठीक है। तुम लोग सब ना मास्टर समरी चार्ट का 1 और 2 पढ़ो। 1 क्रिएशन है, 2 मॉडिफिकेशन है, 3 मैं बोलूँगा। 1 और 2 क्लियर है। क्रिएशन मॉडिफिकेशन से दोनों में टाइम लिमिट सेम होता है, खाली एक फॉर्म चेंज है। जमा तो दोनों में CHG 1 होता है, लेकिन सर्टिफिकेट एक में CHG 2, एक में CHG 3। अब सेटिस्फैक्शन अलग है, मैं बोलूँगा। सेटिस्फैक्शन का सेक्शन क्या है, 82 83। फॉर्म कौन सा जमा करते हो, CHG 4। सेटिस्फैक्शन का फॉर्म कब तक जमा करना है, 30 डेज। बोर्ड पे एक डायग्राम बना है, गौर से मैं सवाल पूछूंगा, ब्लू कलर पढ़ो। सेटिस्फैक्शन के केस में कितनी बार कॉन्डोनेशन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितनी बार होता है? क्वेश्चन फिर से बोलें, जैसे ऊपर तो ट्रिपल कॉन्डोनेशन है क्रिएशन मॉडिफिकेशन में, सेटिस्फैक्शन में कितना कॉन्डोनेशन होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल? हाथ उठाओ, बोल भाई, समझा? ये लड़का बोला सिंगल, सिंगल कॉन्डोनेशन, समझा भाई? पहले तो आप 30 दिन में सर कर दीजिए, वो तो नॉर्मल टाइम लिमिट है, अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो टोटल कितना, 300 मतलब नेक्स्ट 270, बट एग्जाम में यू डोंट राइट 270, यू राइट 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसके अंदर आप कंडोन करा सकते हो, किससे? आरओसी से करा सकते हो। और अगर सर 300 दिन पार हो गया तो 300 दिन पार होने के बाद क्या होगा, बोलो, अरे गैस करो। सर 300 दिन पार हो गया, उसके बाद आप आरडी से कॉन्डोनेशन तो करा ही सकते हो ना, एक्स, तो आंसर है डबल कॉन्डोनेशन। क्या नहीं समझा क्या? ऊपर में देखो ना यार, ऊपर में 3 कॉन्डोनेशन था, आरओसी, आरओसी, आरडी,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नीचे में फर्स्ट कॉन्डोनेशन तो है आरओसी, पर मैं बोलता हूं 300 दिन पार हो गया तो क्या मर जाएं क्या? 300 दिन के बाद भी तो कर सकता है कॉन्डोन। कौन कर सकता है? वो तो 87 में कुछ भी कर सकता। आरडी तो सेक्शन 87 में कुछ भी कंडोन कर सकता है ना, तो यहां पर भी सर सिंगल नहीं है, डबल कॉन्डोनेशन है। समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर है तो, है ना? अच्छा, मैंने जमा कर दिया, कोई डाउट नहीं है ना मैं बोलूं? ठीक है, तो मैंने जमा कर दिया। अब उसके बाद वो हीरो आरओसी क्या करेगा? सर आरओसी विल ऐड अ मोज़ैक, आरओसी विल ऐड अ मोज़ैक। इस बार वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, बल्कि ऑनलाइन एमसी के साइट में जो रजिस्टर है ना, उसी के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन डाल देगा जिसका नंबर है CHG 5। तो वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, बल्कि ऑनलाइन रजिस्टर को अपडेट कर देगा, उसमें डाल देगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो भी दुनिया अब मेरी कंपनी का चार्ज रजिस्टर देखेगी एमसी के साइट में, उसको दिखेगा कि ये गिरवी तो हुआ था, पर अब ये सेटिस्फाई या रिलीज हो गया। ठीक है, तो उनको दिखेगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन। डन है? ये हटा सकते हैं क्या? हाँ, सेटिस्फैक्शन का पहला केस, हेडिंग पढ़ो। कंपनी खुद बता रही है लोन सेटल हो गया, अब कंपनी जाके आरओसी के पास CHG 4 का फॉर्म जमा कर देगी। जमा नहीं कर पाए तो 300 दिन में जमा कर सकते हैं। ये देखो दिख रहा है 300 दिन अंदर हाईलाइट किया हुआ, 300 दिन में जमा कर दो। अच्छा, आरओसी क्या करेगा? आरओसी बैंक को पहले 14 दिन का शो कॉज नोटिस देके पूछेगा, भाई ये आया है फॉर्म, हो गया क्या क्लियर? तो ऑब्जेक्शन है तो दे दो, नहीं तो वो रिकॉर्ड कर देगा मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ऑन दी एमसी वेबसाइट। अब मान लीजिए, सुनिए, मैं कंपनी हूं, मैंने CHG 4 जमा किया था और CHG 4 में मेरा भी साइन है और बैंक का भी साइन है, तब क्या आरओसी बैंक को भेजेगा क्या शो कॉज नोटिस? नहीं भेजेगा, ब्राउन डब्बा। ठीक है, ठीक है ना? ओके। और कल को अगर बैंक ने कोई उंगली किया तो फिर मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन डाला नहीं जाएगा और आरओसी मुझे बता देगा कि देखो ये ऑब्जेक्शन आया है। नेक्स्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन 2। यहां पे कंपनी CHG 4 जमा कर रही कि कोई और एग्जांपल बायर। ठीक है, डेट जो है वो होली या पार्शली खत्म हो चुका, रिपो का सेटल और चार्ज रिलीज हो चुका है। तो जो भी व्यक्ति आरओसी को एविडेंस दिखा दे कि देखिए जी चार्ज रिलीज हो चुका है, उसके एविडेंस दिखाने पे आरओसी चार्ज रजिस्टर चेंज कर देगा, उसमें मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन डाल देगा। मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन डालने के बाद आरओसी सबको इन्फॉर्म कर देगा, उस बायर को भी, कंपनी को भी और बैंक को भी, सबको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है ना? तो हमने 3 इवेंट किए, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन। क्रिएशन, मॉडिफिकेशन खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 84, इधर ध्यान से छोड़ दो उसको, इधर सुनो। मैं कंपनी हूँ, मैंने अपनी बिल्डिंग बैंक के पास गिरवी रखी थी, मैं अब बैंक को पैसा नहीं चुका रहा हूँ, तो बैंक मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करेगा। कोर्ट बैंक को पावर दे देगा कि आप इसका प्रॉपर्टी बिका दो। तो बैंक वाला एक बंदे को भेजेगा मेरी प्रॉपर्टी बिकाने के लिए, उस बंदे को हम कहते हैं रिसीवर या मैनेजर। रिसीवर या, जैसे ही बैंक वाला उस बंदे को भेजेगा, बैंक वाला आरओसी को इन्फॉर्म करेगा कि जी मैंने आदमी भेजे बिकवाने के लिए। ठीक है, उस बंदे का क्या बोलते हैं, उस बंदे को नाम। तो जैसे बैंक वाला इसको अपॉइंट करता है, आरओसी में एक फॉर्म जमा करेगा CHG 6, वो अपना काम सल्टा के जब जाएगा तो वो वापस आरओसी को बताएगा कि मैं जा रहा हूं, बाय बाय टाटा, फॉर्म CHG 6। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट section number 85, a company should also keep a register of charge. A company should also keep a register of charge, form number CHG 7. This register of charge kept with the company can also be inspected. अगर MC चेक करेगा तो फ्री है। MC मेंबर या क्रेडिटर, तो मेंबर या क्रेडिटर चेक करेगा तो फ्री में चेक करेगा, कोई अदर चेक करेगा तो फीस देके चेक करेगा। देखो क्या लिखा है, मेंबर क्रेडिट करेगा फ्री, अदर करेगा फी। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज रखना है अपने पास, फॉर्म नंबर क्या है CHG 7। साथ में वो जो लोन एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भी रखनी है। रजिस्टर ऑफ चार्ज कब तक प्रिजर्व होगा? परमानेंटली। और कॉपी ऑफ द लोन एग्रीमेंट वगैरह कब तक होगा? 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज।
वेरी गुड। 86 पे आ गए पनिशमेंट। सजा तो इजी है, याद कर लो यार, 5,50,000 और जो जानबूझ के करे विलफुली उसका डन है। वी आर ऑन द लास्ट सेक्शन। 87 में नाम सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ताकत किसको सौंपी है? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर आपको दो तरह के तथास्तु दे सकता है, तथास्तु 1, तथास्तु 2। याद करो, याद करो, ऊपर है हाथ का लिखा हुआ पढ़ो। ओम नमः शिवाय। आई एम गिविंग यू टाइम, हाथ का जो लिखा हुआ याद करो। आरडी हमें दो तरह के तथास्तु दे सकता है। पहला क्या? एक्सटेंशन, कि तुमने अगर टाइम लिमिट के अंदर फॉर्म जमा नहीं किया तो जाओ एक्सटेंशन ले लो। और दूसरा रेक्टिफिकेशन। दूसरा क्या है? रेक्टिफिकेशन, कि मान लो रजिस्टर ऑफ चार्ज में एमसी के साइड में कुछ गड़बड़ है, एमसी की साइड में जो ऑनलाइन रजिस्टर है ना उसमें गड़बड़ दिख रहा है, तो उसको रेक्टिफाई करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है। एक्सटेंशन, रेक्टिफिकेशन। आरडी है, कुछ भी कर सकता है। आपसे क्या गलतियां हुई है? omission in filing, omission or misstatement in the particulars at the time of creation, modification, satisfaction। अगर आप साबित कर दो कि जी ये हमसे ये जो गलती हुई, ओमिशन या मिसस्टेटमेंट, ये एक्सीडेंटल है या फिर इनएडवर्टेंट है या फिर देयर इज अ सफिशिएंट कॉज और हमारे इस गलती से क्रेडिटर्स को कोई नुकसान या कंपनी को नुकसान नहीं हुआ है, तो आरडी आपको तथास्तु दे देगा, बोलेगा जा ले ले एक्सटेंशन या फिर रेक्टिफिकेशन। आरडी से माफी मांगने के लिए फॉर्म नंबर क्या है? CHG, हो सके तो याद रखना CHG 8। ये सर्कल क्या है? खत्म। थैंक यू।